जिन्होंने प्यार करना मुझे लगता है 80 के दशक में सबको सिखाया, कयामत से कयामत तक के जरिए। फिर इन्होंने बताया, एंकर होने पे यही होता है, सारे माइक अपने पास चाहिए। फिर इन्होंने ये बताया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये देशभक्ति का एक जज्बा भी बन सकता है। इन्होंने तारे ज़मीं के साथ हर बच्चे को बताया कि तुम तारे हो, और अब तो सितारे ज़मीं पर भी वो लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ अनेकों ऐसी फिल्में हैं, मतलब चाहे वो क्रांतिकारी हो रंग दे बसंती का, या फिर प्यार मोहब्बत सिखाने वाला कोई एक्टर हो जो स्क्रीन पर आपको बहुत प्यार से, ये देखिए ना सारे इनके चेहरे, मतलब 3 इडियट्स में ये बताया कि जितने बच्चे परेशान हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज़ वेल। इससे अच्छा फीलिंग इमोशन क्या हो सकता है। आमिर खान, आप एजेंडा आज तक में आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के सामने बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। सितारे ज़मीं पर, मतलब ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक इमोशन है। मतलब जितने लोगों ने देखा है, लगभग इतनी कमाई आपकी थिएटर्स से हुई 300 करोड़ के आसपास, उसके बाद आपने यूट्यूब पर भी इसको रिलीज किया है। आई विल नॉट टेल योर एज, बट आई विल 60 लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ, फिजिकल एज 60, मेंटल एज इज स्टिल 21। तभी तो फिर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं। वो जो ह्यूमन कनेक्ट आप खोजते हैं, आज भी लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कैसे, मतलब इतने दिनों में आपकी, मैं लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, आई डोंट मीन लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, उस पर भी आऊँगी, लेकिन सितारे ज़मीं पर पहले उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये फिल्म आपकी इस पड़ाव पर ज़िंदगी में क्या मीन करता है आपके। एक्चुअली ये फिल्म सितारे ज़मीं पर, ये एक रीमेक है स्पेनिश फिल्म का जिसका नाम था चैंपियंस। और जब मैंने चैंपियंस देखी तो मुझ पर उसका बहुत ही गहरा असर हुआ, क्योंकि ये फिल्म हमें बताती है कि, ये कहानी हमें बताती है कि हम में, और जैसे हम अक्सर न्यूरो टिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के बीच में अंतर देखते हैं। हमको लगता है कि जो बंदा डाउन सिंड्रोम है या ऑटिस्टिक है वो हमसे कमतर है, ये आम तौर पे ये सोच है लोगों की। लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि नहीं, इसमें एक्चुअली हमें कोई अंतर नहीं है और एक समानता है। हर इंसान अलग होता है, ऊपर वाला ने हम सबको अलग बनाया है। हर इंसान की खूबी होती है और हर इंसान की कमियां भी होती हैं। तो ये कहानी जो है, विदाउट बीइंग extra sympathetic or self pity, going into self pity, you know, it shows us that we are all equal, we are all the same, and we all have the same rights to live a life happily. हाँ, फिर वही सेंसिटिव लाइन एक होती है कि कहाँ पे आप पिटी ना दिखाएं कि दया करना है हमें उन पे, कहाँ आप उनके लिए और सम्मान जगाएं। पर अब मैं आपकी फिल्म चॉइसेस पर आना चाहती हूँ। मतलब डिसलेक्सिया से परेशान एक बच्चे की फिल्म बनाना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कौन ऐसी हिम्मत दिखाता है? क्यों करते हैं आप ये क्यों आप सोचते हैं कि लगान जैसी फिल्म में एक ऐसी क्रिकेट टीम जो इस तरह की दिखती है, उसके साथ मुझे व्हाट ड्राइव्स यू, आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको बताती है कि भाई ये फिल्म मुझे करनी है, ये मुझे चूज करना है? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। दरअसल बचपन से मुझे कहानियों का बड़ा शौक है। तो जब मैं छोटा था तब से हमारे घर में जो खाना बनाती थी नसीम भी, वो जब खाना उनका डिनर ख़त्म हो जाता था बनाना, तो हम लोग किचन में बैठ जाते थे उनके आसपास कहानियाँ सुनने। शेख चिल्ली की कहानी, ये कहानी, वो कहानी। हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, अभी आई थिंक अभी भी आता है। और मेरे फादर प्रोड्यूसर थे, तो बहुत सारे लेखक और डायरेक्टर्स आते थे उनको कहानियाँ सुनाने, फिल्म बनाने के लिए। तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। तो कहानियों का बड़ा असर हुआ मुझ पर from a young age. I also started reading very early. I was, I think, 6 years old when I started reading. And I really fell in love with reading. तो मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, और तो मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। जैसे गुरुकुल में हम ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे मेरी ट्रेनिंग घर पे चल रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा। But stories is what interests me, and human stories interest me. और मुझे ये भी लगता है कि जब हम इस फील्ड में हैं, फिल्म मेकिंग के फील्ड में, जो बेसिकली स्टोरी टेलिंग है, आप लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं, तो हर दफ़ा आप कोई नई कहानी सुनाएं बनिस्बत ये कि वही चीज़ आप सुनाएं। हाँ, तो मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ अगर मैं वही चीज़ दोबारा करूँ, 3-4 दफ़ा करूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। सो ईच टाइम आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई ऑडियंस।
कुछ नया मैं खुद महसूस करूं, कुछ नया ऑडियंस को महसूस करवाऊं। हाँ, क्योंकि तारे ज़मीं पर और सितारे ज़मीं पर भी बिल्कुल अलग है। जी जी, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ये आमिर खान, उस आमिर खान को कैसे देख रहे हैं? हेयर कट करना है, बाल बांधना है, बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर फीलिंग? Well, I think that I don't know. So many feelings go through me when I see this first film of mine. Uh, it's been a very wonderful journey. I think I'm very grateful. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले का, मेरी ऑडियंस का, फिल्म इंडस्ट्री का, कि मुझे ये करियर मिला, कामयाबी मिली और एक से एक टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे सीखने का मौका मिला अलग अलग डायरेक्टरों से, लेखकों से, अपनी टीम से, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने जितने डिसीजंस लिए हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, वो सारे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रहे हैं। और आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या सोच के मैंने यहाँ बोला था। जब भी मैं कोई फिल्म लेता हूँ, जैसे इवन सितारे ज़मीं पर, जब मैंने सितारे ज़मीं पर साइन की थी, मैंने कहा मैं ये करूँगा, तो मेरे आसपास के लोगों ने कहा आजकल एक्शन फिल्में चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको तो एक्शन करना चाहिए, ये आप डिजेबल्ड, इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड लोगों की कहानियाँ बना रहे हैं, कौन देखता है इंडिया में ये सब। बट मेरा दिल आ गया उस कहानी पे, और मैं क्रिएटिवली उस तरफ जाता हूँ जहाँ मेरा दिल आ जाता है। सो आई गो विथ माई हार्ट, आई डोंट गो विथ पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ऑडियंस क्या सोचेगी, वो तो हमको वैसे भी नहीं पता ऑडियंस क्या सोचेगी। तो एटलीस्ट वी शुड मेक व्हाट वी फील लाइक। तो मैं आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट, एंड आई फील दैट एज क्रिएटिव पीपल वी हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। दिस इज माई वे ऑफ ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। सितारे ज़मीं पर रिलीज़ के पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रही थी और मैं आपकी आंखों में झांक के समझने की कोशिश कर रही थी। आप इतना पैशनेटली बात कर रहे थे फिल्म के बारे में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तारे ज़मीं पर तो एक बच्चा और आप थे और वो हिट हो गई, अब आप फिर ये मतलब अलग अलग सारे किरदार हैं, सबके साथ आप बना रहे हैं और इतने कन्विंस्ड हैं कि भाई मैं दिल से बना रहा हूँ तो लोग पसंद करेंगे, और वो हो जाता है। तो वो कनेक्ट तो है, एक सीरियस मामला है ये, मतलब इतना आसान नहीं है ये। नहीं, दरअसल इसमें बहुत लोगों का हाथ है। आप जितनी भी मेरी फिल्में कामयाब हुई हैं आज तक, जो भी मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, वाकई उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें हम लोग साथ मिलके काम करते हैं। तो मेरा काम एज एन एक्टर डिपेंड करता है और 10-15 लोगों पर। तो जब पूरी टीम मिलकर एक अच्छा काम करती है तब जाके फिल्म अच्छी बनती है। तो मेरे करियर में जो भी सक्सेसफुल फिल्में बनी हैं, सबसे पहले तो श्रेय मिलना चाहिए उन फिल्मों के लेखकों का, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंड देन ऑल ऑफ अस टुगेदर। क्या है, मेरा चेहरा सामने आता है तो आपको लगता है ये मेरी कामयाबी है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये पूरे ग्रुप की कामयाबी है, पूरे टीम की कामयाबी है। आई थिंक एक चीज हम लोग सीख सकते हैं आपसे, आप राइटर पर बहुत जोर देते हैं। लोग पहले इस सीक्वेंस में चलते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसके बाद राइटर को कहीं रखते हैं। सबसे पहले तो एक्टर ही आता है, उसके बाद तो शायद वो सीक्वेंस जो आपके दिमाग में है। मेरे लिए स्क्रिप्ट नंबर 1 है। स्क्रिप्ट नंबर 1, और यही लापता लेडीज में भी सबसे बड़ा फैक्टर यही था। क्या स्क्रिप्ट थी वो। हाँ, मैंने कितनी बार वो फिल्म देखी है, मतलब और मेरे आसपास और हर उम्र के लोग उस फिल्म को देखते हैं। बट मैं वापस 1988 में जाना चाहती हूँ। आपने बताया नहीं कि ये वाले आमिर खान उस आमिर खान से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ। मैं कहूँगा कि भाई जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो मैं सबसे कहता हूँ, फॉलो योर हार्ट। हर आदमी जो है, हमारे दिल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी कभी हमको प्रैक्टिकल एडवाइस मिल जाती है कि नहीं यार ये चलता नहीं है ये। बट आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ ऑन माई इमोशंस एज ए क्रिएटिव पर्सन। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और आई थिंक दैट जर्नी हैज़ बीन अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी फॉर मी। ये जो सफ़र रहा है मेरा, बहुत ही मैं अपने आप को बहुत ही समृद्ध पाता हूँ अपने फिल्म करियर के जरिए। जो मैंने सत्यमेव जयते में शो किया था उसके जरिए कितना आपने टच किया इमोशनली, वो एपिसोड्स, ईच एपिसोड इज अ जेम। थैंक यू। लेकिन ये अचानक नहीं आया आमिर। अगर आपकी फिल्मों को देखूं तो क्यूएस क्यूटी के बाद एक ऐसा फेज रहा जब राख, अव्वल नंबर, लव लव लव, मतलब ऐसी कई फिल्में आई और गई।
इन इन फिल्मों ने आपको समझाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या हुआ था 88 के बाद, QSQT के सक्सेस के बाद आमिर खान आगे कैसे बढ़े? एक्चुअली QSQT के सक्सेस के वो ओवरनाइट सक्सेस था। मैं सडनली स्टार बन गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं। मतलब आई वॉज जस्ट शॉक्ड, यू नो। बट फॉर्चुनेटली मेरा ध्यान हमेशा काम पे रहा है। तो जब मैंने कुछ 7-8 फिल्में साइन की QSQT के रिलीज़ के बाद अगले 6-8 महीनों में, तो वो जो 2 साल 3 साल मेरे गए QSQT के बाद, वो मेरे सबसे, दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग। सबसे ज़्यादा मैंने सीखा उन 2-3 सालों में, और सबसे ज़्यादा गलतियां मैंने उस वक्त की, और उन गलतियों से मैंने सीखा। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं सिर्फ अपने कामयाबी की वजह से नहीं, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी गलतियों ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डायरेक्टर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड टीम। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। जो मैंने फिल्में साइन की, उस वक्त डायरेक्टर्स जो थे, जो टॉप डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मैं काम करना चाह रहा था, वो मुझे फिल्में नहीं दे रहे थे। उस वक्त थोड़ा मुश्किल होता था। आप QSQT के बाद भी मुझे A ग्रेड डायरेक्टर्स। कौन था वो? कौन? आप ऐसे बोलिए जैसे आप उनको भी सुनाने वाली हैं कुछ। नहीं, उनकी भी मजबूरी है, वो अपनी अपनी फिल्में कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। उस समय बड़े बड़े, सबसे बड़े, देखिए सुभाष घाई थे, भट्ट साहब थे, शेखर कपूर, राहुल रवेल, सुभाष घाई, ये सारे लोग थे, JP दत्ता, यू नो, ऑल दीज वर द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ दैट टाइम। और मैं उन सब के साथ काम करना चाह रहा था, लेकिन फॉर वन रीजन और द अदर दे वर बिजी और दे डिडंट हैव अ रोल फॉर मी। तो हुआ ये कि मैंने फिल्में साइन की अपनी समझ से, कहानियों पर वजन देकर। कितनी एक साथ QSQT के बाद कितने ऑफर्स आ गए? ऑफर तो हजारों आए थे, हजारों। उस वक्त मैं आपको बताऊं, ये वो दौर था जब फिल्मों में जो लीडिंग एक्टर्स थे वो 50 फिल्में 60 फिल्में एक साथ करते थे। ये इस वक्त आपको मजाक लगेगा, लेकिन मैं सीरियस हूँ। 50-60 फिल्में कर रहे थे। उसमें सबसे कम थी अनिल कपूर जी की, क्योंकि वो ट्रेड मैगजीन्स में आता था कि किसके पास कितनी फिल्में हैं। तो अनिल कपूर जी के पास थी 33 फिल्म्स। 33 कम थी। दैट वाज द लीस्ट। तो मुझे लगा कि मैंने 9 या 10 फिल्में साइन की थी। मुझे लगा 1/3 करूंगा तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं इंडस्ट्री में आ रहा था, मैंने एक वक्त पे एक ही फिल्म की थी, और मंसूर और मैं एक अलग पैशन में काम करते हैं, तो मैं उसी तरीके से काम करता था। लेकिन जब मैंने ये फिल्में की तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो एकदम अलग है। और फिर आया महेश भट्ट का ऑफर। और फिर आया, नहीं, फिर एक्चुअली एक बहुत जैसे आपने कहा, मेरी फिल्में फ्लॉप होने लगी, और मीडिया मुझे लेबल किया मीडिया ने वन फिल्म वंडर। और सही था, गलत नहीं था उनका कहना, क्योंकि मेरी फिल्में भी ठीक नहीं आ रही थी। और मुझे एहसास हुआ जब मैं इनमें काम करने लगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। तो 3-4 फिल्म तो रिलीज हो गई, नहीं चली। बाकी जो 4-5 थी वो उनसे भी बदतर थी। तो मुझे पता था कि मेरा करियर गया अभी, इसके बाद मैं सर्वाइव नहीं करने वाला हूँ। और उस वक्त मैं इतना नाखुश था अपने काम से। मैं घर आता था और मैं बहुत दफ़ा मैं रोया हूँ घर आके, रीना के साथ बैठ के। रीना वॉज माई वाइफ दैट टाइम। तो शी ऑल्सो यूज्ड टू फील बैड। आई यूज्ड टू से कि यार मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको शाम होते पता चल जाता था क्या कि भाई बेकार काम नहीं, काम तो आपको उसी वक्त करके पता चल जाता ना कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं। तो बड़ी तकलीफ होती थी मुझे। और देखिए, हर आदमी की सोच अलग है, मैं किसी को बुरा या नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हर डायरेक्टर की अपनी थिंकिंग होती है। लेट मी पुट इट दिस वे कि मेरी जो थिंकिंग थी वो मेरे डायरेक्टर के साथ उस वक्त जो मैंने जिनके साथ काम कर रहा था, वो इतना सिनर्जी नहीं था हमारा। तो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा कि यार मैं ऐसे तो मैं काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं नहीं आया हूँ इंडस्ट्री में, इसलिए मैं फिल्मों में काम करने इसलिए नहीं आया हूँ, ऐसा काम करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। तो मैंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कहानी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये तीन, राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जब तक ये तीन एकदम सही नहीं बैठेंगे तब तक मैं कोई फिल्म साइन नहीं करूँगा। और एक के बाद एक फिल्म, मेरी फिल्में नाकामयाब हो रही थी।
आप समझ लीजिए मेरी कैफियत ऐसी थी कि जैसे मैं दलदल में फंसा हूँ और मैं धंस रहा हूँ अंदर, और धीरे धीरे मैं जितना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बाहर निकलने के लिए, मैं और अंदर धंस रहा हूँ। तो उस वक्त, उस मौके पर मुझे भट्ट साहब का फोन आया, महेश भट्ट जी। वो उस वक्त बड़े कामयाब डायरेक्टर थे, अप एंड कमिंग। उनकी पहली फिल्म थी सारांश, जो बहुत कामयाब हुई थी। उसके बाद अर्थ बनाई थी, वो भी बड़ी कामयाब हुई थी। और फिर नाम बनाई थी, जो काफ़ी हिट हुई थी, बड़ी हिट हुई थी। तो उनका जो फ़ोन आया तो मुझे लगा हाँ, अब मतलब भट्ट साहब का, अगर मैं भट्ट साहब की फिल्म कर लूँ तो अगली 2-3 फिल्में भी फ्लॉप हो जाएंगी, तो आई विल बी एबल टू सर्वाइव द क्रैश। लोग कहेंगे यार भट्ट साहब की फिल्म आने दो, उसमें अच्छा काम होगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैं गया उनके घर और कहानी सुनने गया, तो जब उन्होंने कहानी सुनाई तो मुझे पसंद नहीं आई। और मैं एकदम क्रश हो गया। मुझे लगा अरे यार मैं आया था एकदम उम्मीद के साथ, लेकिन मुझे कहानी पसंद नहीं आई। और मैं भट्ट साहब को कैसे बोलूँ, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, मैं क्या बोलूँ उनको। और मैं होता कौन हूँ उनको बोलने वाला कि आपकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने उनसे एक दिन का वक्त लिया। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। अगले दिन मैं आया और मैंने कहा भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म। हाँ, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोलते, मैंने 2-4 सेंटेंसेस उनको बोल दिए। मैंने बोला मैं कौन होता हूँ आपको ना बोलने के लिए, और आप शायद इसके बाद मुझे कभी कोई फिल्म ऑफर ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अपने आप से एक वादा किया है और मैं वो वादा नहीं तोड़ पाऊंगा। और जब मुझे कहानी पसंद नहीं आई, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। कौन सी फिल्म थी? वो बनी नहीं। अच्छा। हाँ, वो वाली नहीं बनी। तो भट्ट साहब ने कहा अरे ये सब छोड़ो, डोंट बी वरीड अबाउट ऑल दिस, तुमको क्यों नहीं करनी, तुमको क्या। तो फिर हम लोग ने डिस्कशन में, हम लोग वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट। एंड फिर वो फिल्म आइंदा फाइनली वो नहीं हुई। लेकिन उस दिन जब मैं वापस घर गया ना, तो मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। जब मैं सबसे कमज़ोर था, जब मैं माई बैक वॉज अगेंस्ट द वॉल, जब मैं मतलब भट्ट साहब का हाथ था, मैं दलदल में फंसा हूँ, मुझे सिर्फ उनका हाथ पकड़ना है, मैं फिर भी नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं इसमें से अलग निकलूँगा, ऐसे नहीं निकलूँगा मैं। तो वो जो एक ताकत मुझे मिली उस डिसीजन के बाद, मुझे लगता है वो डिसीजन की वजह से मैं ये काम आगे कर पाया हूँ और अपने कन्विक्शंस के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। You know, when I could say no at my worst, that gave me a lot of strength. That gave me a lot of strength. मुझे लगता है कि इसी से तय होता है कि आपने आगे का रास्ता क्या चुना। जी जी। टर्निंग पॉइंट क्या आया? That was my turning point. That decision was my turning point. अगर उस वक्त मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता, क्योंकि भट्ट साहब को अगर मैं हाँ कर देता, फिल्म तो 2 साल बाद बननी है। हाँ। ये भी सोचा मैंने कि चलो अगर फिल्म नहीं अच्छी बनती या मुझे मजा नहीं आता, लेकिन वो उसका रिजल्ट तो 2 साल बाद आएगा ना, तब तक अनाउंसमेंट तो आ जाएगा, मुझे न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगी। प्रैक्टिकल साइड भी मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो वादा मैंने अपने आप से किया है वो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, दैट डिसीजन। और ये जितनी फिल्में जिनको हम कहते हैं आज OTT पर, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीपल हैव वेरी गुड कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट जो वो देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बिसात आपने ने रखी थी, सबसे नींव जिसको कहते हैं कि ऑफ बीट मैं करूंगा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो मैं ये फिल्म इसके साथ जुड़ूंगा। वरना कोई लगान, कई लोग तो 3 इडियट्स भी सोचते हैं कि भाई 3 स्टार्स हैं, उनके साथ मुझे डाल रहे हैं आप। मतलब कि जितनी फिल्में हैं, हाँ, रंग दे बसंती, सरफरोश, ऑल वेरी अनयूजुअल स्टोरीज, वेरी ऑल अनयूजुअल स्टोरीज। तो वहीं से मुझे लगता है कि, और वो मतलब सिर्फ रोमांटिक, क्योंकि QSQT आपको एस्टैब्लिश करता है एकदम रोमांटिक हीरो की तरह। जी जी जी। और आपने फिर ये ऑफ बीट स्टार्ट किया। जी जी जी। वो क्या बदलाव था? नहीं, एक्चुअली मैं उन कहानियों की तरफ बढ़ता गया जिनका मेरे दिल पे गहरा असर हुआ। तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू दो स्टोरीज, यू नो, विच वर टेलिंग मी समथिंग, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दीज फिल्म्स। ये इसके आगे और कोई लॉजिक नहीं है। मेरी 8-10 मतलब 15 फिल्में हैं शायद जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल, दे वर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स ऑफ मेन स्ट्रीम। अरे ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि मैं एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं, मुझे वो सब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत डरता था
क्योंकि जो कहानी मुझे पसंद आती है वो हमेशा टेढ़ी होती है, इससे मैं खुश नहीं हूँ। इसमें और टेंशन हो जाती है। देखिए एक आध फिल्में की है मैंने जो मेन स्ट्रीम है, जैसे धूम 3 है या गजनी है, दीज आर मोर मेन स्ट्रीम फिल्म्स। तो जब आप तारे ज़मीं पर कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कौन देखने आएगा यार। जब हमने लगान की थी तो हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म थी, और मुझे तो जावेद साहब ने कह दिया था कि आप बहुत हिमाकत कर रहे हैं, ये फिल्म आपको नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत बड़ी फ्लॉप है। देखने के बाद? नहीं, कहानी सुनने के बाद। हाँ, क्योंकि ही वाज अ लिरिक राइटर। इमेजिन। तो उन्होंने जब कहानी सुनी, हाँ जावेद साहब कॉल्ड मी अप, जनाब आप फौरन आइए मुझसे मिलने, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं। तो मैं गया उनसे मिलने, तो उन्होंने डांट लगाई, ये तो बहुत बड़ी फ्लॉप बना रहे हैं आप, आज तक क्रिकेट की फिल्म चली नहीं है, स्पोर्ट्स की फिल्म चली नहीं है, आजकल लोग स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे हैं, DKNY कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड, और आप धोती और बंडी में घूम रहे हैं और अवधि बात कर रहे हैं। तो क्या आप क्या सोच के रहे हैं मतलब। तो मैंने कहा नहीं जावेद साहब, कहानी तो मुझे पसंद आई है, बनाएंगे तो यही हम। लेकिन वहां से लेकर एक आमिर खान अपने आप में एक ऐसे ब्रांड बने जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक पहचान और सम्मान भी दिलाया कि भाई हम सिर्फ स्विट्जरलैंड में बर्फ में शिफॉन की साड़ियाँ और ये पहनकर ही नहीं नाचते हैं, हम थिंकिंग सिनेमा जो समाज को एक मैसेज दे, ऐसी सिनेमा। एक्चुअली मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सोशल फिल्में बनाऊंगा, ये मेरा एजेंडा कभी नहीं था। देखिए मैं बड़ा अवेयर हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है एज एन एंटरटेनर, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन एन ऑडियंस। जब एक बंदा टिकट खरीदता है और थिएटर में आता है तो वो उसको मज़ा चाहिए, वो उसको अगर सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो वो कॉलेज जाएगा। अब वो आया है सिनेमा हॉल तो उसको सोशियोलॉजी नहीं चाहिए, साइकोलॉजी नहीं चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन। तो ये सारी कहानियाँ, हालांकि ये इसमें सोशल थीम्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन उनकी लिखाई बहुत ताकतवर है। मतलब एज स्क्रिप्ट्स दे आर वेरी स्ट्रांग स्क्रिप्ट्स। आप लगान ले लीजिए, तारे ज़मीं पर ले लीजिए, दे आर वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट्स। तो सिनेमैटिकली आई फाउंड देम एक्साइटिंग। उसके साथ साथ दे वर सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो सोने पे सुहागा था मेरे लिए। सीक्रेट सॉस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है समथिंग जो दैट टग्स एट द हार्ट। फॉलो योर हार्ट, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। देखिए फिल्म मेकिंग जो है ना, वो आपकी कन्विक्शन से बनता है। किसी कोई भी फिल्म पैसों से नहीं बनती, फिल्म पागलपन से बनती है कि एक टीम जो इस एक विजन में बिलीव करती है और उस विजन को कंप्लीट करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते, डिस्पाइट डाउट्स, डिस्पाइट सेल्फ डाउट्स, डिस्पाइट मेनी थिंग्स, देन यू फाइनली आर सक्सेसफुल। हैप्पी पटेल आपकी फिल्म आ रही है, उस पर भी मैं बात करूंगी। सितारे ज़मीं पर हमने बात कर लिया, इतना सक्सेसफुल रहा, बट पहले फिल्म के कुछ क्रिटिक्स होते थे जो या तो उस पर लिखते थे, तो आपको पता था कि भाई ये क्रिटिक मेरे बारे में क्या लिख सकता है, ये नहीं। आप पे तो क्रिटिक्स आपके वो होता था कि भाई ये क्रिटिक है, ये क्रिटिक है, वी हैव टू रीड व्हाट दे से अबाउट दिस फिल्म, या ये अखबार कितना स्टार्स देता है। आजकल सोशल मीडिया है और फिर आपको एक प्लेथोरा ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलता है। ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स है हर प्रोफेशन के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतना फर्क उस एस्पेक्ट में इतना फर्क नहीं है। देखिए अल्टीमेटली अच्छी फिल्म ही चलती है, बुरी फिल्म को आप चला के दिखा दीजिए, आप लोगों को फ्री टिकट देंगे तब भी वो नहीं आएंगे। तो जब कोई फिल्म चलती है तो आपको ये मानना पड़ता है कि यार लोगों को ये पसंद आया, जो भी है, आपको शायद पसंद ना आया होगा लेकिन लोगों को ये पसंद आया है। और आई फील दैट, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं थोड़ा मतलब ज्यादा चैलेंजिंग है कि आजकल, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए मतलब तो अभी भी वही है, फिल्म निकलती नहीं, लोग देखते नहीं, एक पोस्टर पे पूरी कहानी लिख देते हैं। देखिए होता आज भी, देखिए होता क्या है कि जब आपकी फिल्म लेट्स टेक सितारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर की ओपनिंग कोई खास बड़ी नहीं थी, लेकिन बाद में पिकअप, लेकिन चूंकि लोगों को वो फिल्म पसंद आई तो लोग देखते गए, वो बात बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 4, तो वो बढ़ता गया। फाइनली डिड आई थिंक 275 ऑलमोस्ट 300 करोड़ वर्ल्ड ओवर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ है। कोई भी फिल्म चलने के लिए आपको वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, लोग देख के बोले वाह मज़ा आ गया, तो फिल्म चलती है। और तो पहले भी वही था, आज भी वही है।
आज मार्केटिंग थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले मुझे याद है जब कयामत से कयामत तक आई थी तो दूरदर्शन हुआ करता था और कोई चैनल्स नहीं थे उस वक्त, एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो हमने सोचा कि यार हमारे जो 4 गाने हैं कयामत से कयामत तक में, वो 4 गाने हम छाये गीत में हर हफ्ते एक गाना दिखा देंगे। तो हमने हर हफ्ते एक गाने की बुकिंग की। वो छाये गीत पे हमने पहले पापा कहते हैं दिखाया, फिर गजब का है दिन। तो जो हमारी ऑडियंस थी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे थी, पूरा इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे था। तो जब हम दूरदर्शन पे हमारे गाने दिखा रहे हैं तो पूरा देश, आपकी प्रमोशन एक झटके में हो जाती है। आज इतना फ्रैगमेंटेड है, कौन कहां पर है। आप किसी भी बिजनेस के लिए, आप कहां रीच करें। आप यूथ यहां पर है, कुछ लोग फेसबुक पे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ यहाँ है, कुछ वहां है, कुछ कहीं नहीं है। तो आप मैं कहीं नहीं हूं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्केट, बट द रियलिटी कि फिल्म जो है वो तभी चलती है जब लोगों को पसंद आती है। ये बात तो तय है। अगला सवाल मेरा थोड़ा सा चीकी है, पूछ जी हाँ, पीछे पूछिए। शाहरुख खान फिल्म्स में किंग ऑफ रोमांस जाने गए, लेकिन असल लाइफ में मुझे लगता है किंग ऑफ रोमांस आप हैं। मेरा मैनेजर बड़ी ताली मार रहा है। हाँ? बॉबी, तुझसे तो बाद में मिल लूंगा मैं। क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली जो फेजेस रहे आपके लाइफ, ब्लेंडेड फैमिली भी रहा। आप देखिए कि जब ईरा की शादी थी तो वहाँ रीमा जी भी थी और किरण जी। हाँ। नहीं, देखिए, मुझे इस ऑडियंस में एक आदमी दिखा दीजिए रोमांटिक नहीं है। हाथ ऊपर के कहिए कि मैं रोमांटिक नहीं हूं। चलिए देखिए, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। हर इंसान रोमांटिक होता है और उस हिसाब से मैं भी हूं। इनफैक्ट आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट जो मेरे 3 गहरे रिश्ते हुए हैं, एक रीना के साथ, फिर किरण के साथ और अब गौरी के साथ, I have had the good fortune of meeting someone who's really wonderful. रीना के साथ हम लोग, मैं 21 साल का था, वो 19 की थी। You grew up together. We grew up together. 16 साल हम साथ में थे. And it is, you know, she is part of my growth. She is part of my growing up. And we have shared so many wonderful moments and memories. And we have 2 beautiful children. तो ये it's a matter of regret that our relationship as husband and wife came to an end, but our relationship as human beings did not come to an end because we have love and respect in our hearts for each other. और किरण के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा, और she has contributed a lot to my life, in my growth, in my understanding. And now I'm fortunate to have met Gauri, who's someone who's very important to me and someone who's I'm deeply committed to. Ji. So I would say I've been fortunate that I've met wonderful people in my life, and our relationship has stayed all these years together. मेरा अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। लव एज अ पावर, मतलब फाइंडिंग लव एट 60 इज नॉट इजी। 60 की उम्र में आपको मोहब्बत, क्योंकि आप ही का एक, मैं पुराना आपके सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे और आपको मैं अक्सर सुनती हूँ, आपने कहा कि नहीं, अब एक उम्र के बाद शायद वैसी मोहब्बत ना हो पाए, लेकिन वो कैसा क्वेस्ट कैसा है, और लव एज अ पावर कितनी बड़ी चीज़ है। Actually, I think love is a very powerful emotion and it has a lot of healing qualities. देखिए, love and hate, ये 2 इमोशंस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लव एंड हेट जो है वो बहुत ही थका देता है आपको। हेट इज वेरी टायरिंग, यू नो, ड्रेनिंग, एंड लव इज वेरी एनरिचिंग। इट गिव्स यू होप, इट गिव्स यू you know, something to care for, something to look forward to. So it's a very healing emotion, I think, love. And yeah. इसके साथ एक और चीज़ आई आपकी ज़िंदगी में कि आपने 2 जनरेशन में, मतलब अलग अलग जनरेशन में बच्चों को देखा। जुनैद और ईरा हैं जी जी जी, और अब आज़ाद भी हैं। आज़ाद, हाँ। तो आपने अलग अलग जनरेशन के बच्चों को भी देखा।
वैसे तो कुछ बता दीजिए जिनसे बाकियों की जिंदगी में भी थोड़ी शांति और खुशियां आ जाए। देखिए, एक्चुअली बच्चों के बारे में कम और मैं अपनी जनरेशन के बारे में ज़्यादा बोलूँगा। हमारी जो जनरेशन है वो बीच में अटक गई है। सही कहा। हम लोग पेरेंट्स से बड़े, हम लोग पेरेंट्स की सुनते थे और हर बात हम लोग पेरेंट्स की सुनते थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो हम पेरेंट्स के पूछे बगैर कर सकते थे। भी नहीं सकते। और अब वही चीज़ हमको बच्चों से मिल रही है। पहले हम माँ बाप हम पे राज करते थे, अब बच्चे राज कर रहे हैं। तो हम बीच वाली जनरेशन है जो बीच में अटक गए। उनकी भी सुनी, अब इनकी भी सुन रहे हैं हम लोग। बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते आजकल, कहाँ सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। हालांकि मेरे बच्चे बहुत ही नेक और अच्छे बच्चे हैं फॉर्चुनेटली, बट सुनते नहीं हैं। हैं अच्छे बच्चे लेकिन सुनते नहीं हैं। अच्छी बात है, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक बच्चों को जो है अपनी ज़िंदगी खुद बनानी चाहिए और एज पेरेंट्स हमको भी आफ्टर अ पॉइंट हमको उन्हें वो दे आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, हमको वो भी पहचानना ज़रूरी है हमें। हर माँ बाप के लिए बच्चे जो हैं वो चाहे 50-60 बरस के हो जाएं, अभी मेरी अम्मी 91 की हैं और मैं 60 का हूँ, लेकिन उनके लिए मैं अभी तक बच्चा हूँ। खाना खाया कि नहीं खाया, आजकल बहुत खांस रहे हो तुम, पाइप पीना बंद किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें, आई एम स्टिल अ चाइल्ड फॉर हर। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन था आपके जीवन में? आई थिंक माई मदर, अम्मी का सबसे गहरा असर रहा है मुझ पर। और जो कुछ भी मैं हूँ इस वक्त वो उनकी वजह से हूँ। मेरी सोच, जो मेरे वैल्यूज़ हैं, जो मेरी इथॉस है, वो सारी अम्मी ने हमको दी हैं। और फादर से कैसी रिलेशनशिप थी? अब्बाजान के साथ हम डरते बहुत थे। अब्बाजान के साथ वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे और तो जैसी रात को या शाम को घंटी बजती थी तो उनका एक स्टाइल था घंटी बजाने का। तो जैसी उनकी घंटी बजती थी तो हम लोग फ़ौरन हॉल से निकल के अपने कमरों में, जैसे चूहे नहीं भाग जाते, दरवाज़ा बंद कर दिया, हम लोग छुप जाते थे, क्योंकि पता नहीं वो डांट दें, किस पॉइंट पे डांट दें, क्या चीज़ निकलेगी आज। तो हम लोग डरते थे अब्बाजान से। वो बहुत मोहब्बती थे। ही डिड अ लॉट फॉर अस, ही गेव अस अ वंडरफुल लाइफ। बट जो एक हम लोग का क्लोजनेस था अम्मी के साथ, चारों बच्चों का, वो शायद अब्बाजान के साथ नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि जुनैद, ईरा या आज़ाद आपसे डरते होंगे। और बिल्कुल नहीं। वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। नहीं नहीं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, सबसे जब आपको लगा हो कि अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मुझे भाई बस घर में रहना है, और ऐसा कोई वक्त आया? हाँ, ऐसा वक्त भी आया और ऐसे मेरे कई साल भी गुजरे। जब रीना और मेरा ब्रेकअप हुआ था, जब हमने डिवोर्स किया था, तो उस वक्त मैंने 4 साल तक मेरी फिल्म नहीं आई थी कोई। दिल चाहता है आई थी आई थिंक 2001 में, 1 के आसपास, और फिर मंगल पांडे आई थिंक 2005 में आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है। तो 4 साल का फ़र्क था। तो वो 2 साल मैंने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया और मैं घर पे ही अकेले ही रहता था। अच्छा। तो दैट वाज अ वेरी लो पीरियड फॉर मी एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट। और दोनों बच्चे उनके साथ थे? बच्चे साथ थे उनके, लेकिन ऐसा मतलब हम लोग हर दूसरे दिन बच्चे मेरे साथ मिलने आते थे, हम लोग साथ बगल में ही रहते थे। फिर सबसे पावरफुल और हाईएस्ट इमोशन जब आपका रहा हो कि भाई अब तो मैंने आमिर खान कुछ कर लिया है जीवन में, अब तो मैं आराम कर सकता हूँ, हालांकि आई डोंट थिंक कि आप आगे भी करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी लिस्ट है फिल्म्स की जो इनके प्रोडक्शंस में काम कर रही है और वो, लेकिन कोई ऐसा फिर से लगा सबसे भाई ज्यादा अब मैंने कुछ कर लिया है तो बन गया हूँ। देखिए, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अब तोप बन गया हूँ, और आई होप कि ऐसा मुझे कभी नहीं ना लगे। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई जब हमने पानी फाउंडेशन का काम शुरू किया, और पिछले 10 साल जो हम लोग रूरल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं पानी को लेकर, उससे मुझे किरण, रीना, हम सबको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं पानी फाउंडेशन में, किरण, रीना, मैं, सत्यजीत भटकल जो सत्यमेव जयते के डायरेक्टर रहे हैं। तो ये ब्लेंडेड फैमिली वाला ये पोर्ट्रे करता है कि एक साथ मिलकर तीनों, आई मीन वी आर ऑल वेरी पैशनेट अबाउट दैट। एंड तो आई थिंक जो मैंने टीवी शो किया सत्यमेव जयते, और उसके बाद जो पूरी टीम है वो शिफ्ट हुई पानी फाउंडेशन में, तो ये जो काम किया मैंने पिछले अभी 15 साल हो गए, उससे मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आते हैं आपकी आने वाली फिल्मों में। अब कई लोगों को बड़ी शिकायत आजकल रहती है कि आमिर खान प्रोडक्शंस के बाद आमिर को बस प्रोडक्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है,
हम उनको कैमियो करते ही देखते हैं। भाई पूरी फिल्म जो हर साल हम लोग इंतजार करते थे जी जी जी। कि आमिर साहब की फिल्म आने वाली है, भाई उसके लिए पहले से कब रिलीज होने वाली है, कौन से वीकेंड पे जाना है। नहीं तो अभी आई ना सितारे ज़मीं पर। हाँ सितारे ज़मीं हाँ पर इस साल वो आई है। और इस साल कितना टाइम हो गया, इसी साल हाँ आई अभी ना? इसी साल दिस 2025। हाँ तो इस साल तो फिल्म आ गई। हाँ। अभी मैं कहानियां सुन रहा हूँ एज एन एक्टर, हाँ। ये डिसाइड करने के लिए कि अगली फिल्म कौन सी होगी। और एक दो कहानियां बड़ी अच्छी आई भी हैं। इसके अलावा मेरे प्रोडक्शन हाउस में 3-4 फिल्में बन रही हैं। हैप्पी पटेल। हैप्पी पटेल आ रही है, लाहौर 1947, जिसमें सनी देओल हैं, शबाना आज़मी हैं, प्रीति जिंटा हैं, राज संतोषी डायरेक्टर हैं उसके। और एक फिल्म आ रही है उसका नाम है एक दिन। इसके डायरेक्टर नए हैं सुनील पांडे, और जुनैद मेरे बेटे उसमें लीड रोल कर रहे हैं, और साई पल्लवी हैं, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं साउथ की। तो ये 3-4 फिल्में मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो अगले साल आएंगी। हैप्पी पटेल तो जनवरी में आ रही है, और फिर अगले 2-3 महीने में सारी फिल्में आएंगी एक एक करके। हैप्पी पटेल कॉमेडी है, कॉमेडी वीरदास है उसमें, फुल आउट। हाँ मोना सिंह। वीरदास, मोना सिंह जो लाल सिंह में मेरी माँ बनी थी, इसमें मैं उनका फादर बना हूँ। नहीं मैं नहीं देखूंगी। मोना सिंह के आप डैड बने हैं। हाँ हाँ हाँ। इससे कैसे डील किया जाए? अरे देखिए देखिए, एक्टर्स जो हैं, एक्टर का मतलब ही वो होता है कि वो आप वो किरदार करें जो आप ना हो। तो मुझे अक्सर अजीब लगता है जब लोग आजकल बड़ा डिस्कशन होता है कि भाई आप अगर, ये पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन हो रहा है कि अगर आप एक एथनिसिटी के नहीं हैं, हाँ। तो आपने उस कम्युनिटी का एक्टर क्यों नहीं लिया, आपको उसी कम्युनिटी का एक्टर लेना चाहिए था और रियल होना चाहिए। मेरी सोच थोड़ी अलग है। एक्टर वही है जो वो काम करता है जो वो नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 60 साल का हूं और मैं 60 साल का रोल कर रहा हूं तो फिर वो मैं अपने ही आंगन में खेल रहा हूं। लेकिन अगर मैं 60 साल का हूं और मैं 25 साल के किरदार का रोल कर रहा हूं, तब मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं अलग बन के दिखा रहा हूं आपको। तो एक्टिंग वही होती है जब जो आप नहीं हैं वो आप करके दिखा रहे हैं, उसी को तो एक्टर बोलते हैं। वरना वो रियल हो जाएगा, फिर आप रियल लोगों को लो। तो आई थिंक आप इस बात से सहमत नहीं है कि भाई अगर इंडियन कोई प्ले कर रहा है इंटरनेशनल फिल्म में तो वो कोई फॉरेनर ना हो? आप मुझे देखने के वक्त डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आंखों में ना खटके, मुझे लगे कि हाँ आप ही हो वो। अभी देखिए गांधी हमने देखी है, रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी, उसमें जो लीड एक्टर है उनका नाम बेन किंग्सली। तो वो तो ब्रिटिश एक्टर है, and he plays गांधी। बट ही प्लेस गांधी, ही प्लेड इट वेल। जो जिस तरह उन्होंने प्ले किया हमको अच्छा लगा, हाँ सारे इंडियंस को अच्छा लगा, तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो अच्छा लगना चाहिए। आप एज एन एक्टर जो निभा रहे हैं वो आप वाकई में निभाएंगे, तो मैं उस चीज को आई बिलीव दैट। पर मैं एकदम हिंदी ऑडियंस की तरफ से आपसे बात करती हूँ, भाई अब इनकी इतनी उम्र हो गई है, देखो 15-20 साल की लड़की के साथ स्क्रीन पर रोमांस कर रहे हैं, ये क्या है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए कभी कभी वो कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी एज इज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी। और उसके अलावा अल्टीमेटली अगर आप कुछ हिमाकत कर रहे हैं, और हम सब कभी ना कभी हिमाकत करते भी हैं, तो जब हम हिमाकत करते हैं तो हमारी फिल्म नहीं चलती है ना, हम लोग ऑडियंस हमको बता देती है कि भैया आप गलत कर रहे हो। कोई कैरेक्टर जो आमिर खान के साथ रह गया हो, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो इतना अंदर समा गया कि उसको आप निकाल नहीं पाए, या फिल्म के बाद निकल जाता है खुद? एक्चुअली हर किरदार का थोड़ा थोड़ा रह जाता है मेरे साथ। कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, जैसे कौन सा? मुझे लगता है जैसे रैंचो है, वो उसकी क्वालिटीज मेरे अंदर अभी कुछ रह गई हैं, वो टोटली हटा नहीं है मुझसे। और एक और अजीब मैं आपको बात बताऊं, जब मैं कोई भी रोल करता हूं तो मैं उस वक्त थोड़ा बहुत वो एनर्जी आ जाती है मुझ में। हालांकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं शाम को शूटिंग के बाद जब घर आता हूं तो मैं वही किरदार हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे याद है गजनी जब मैं कर रहा था, तो गजनी में मेरा जो किरदार है वो बहुत ही फुल ऑफ वायलेंस, ही इज वेरी वायलेंट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। तो
आम तौर पे जहाँ भी मैं जाता हूँ तो एनर्जी मेरे तरफ आती है, लोग मेरी तरफ बढ़ते हैं, वो फोटो लेना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो एनर्जी इज यूजुअली कमिंग टुवर्ड्स मी। जहाँ मैं जाऊँ, एयरपोर्ट पे जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ। गजनी के वक्त उल्टा होता था, मैं जहाँ जाता था लोग हट जाते थे, और मुझे पता नहीं क्यों हटते थे, मैं वही इंसान हूँ लेकिन शायद मैं कोई एनर्जी दे रहा था जिससे वो घबरा जाते थे, वो हट जाते थे। हाँ, ये 1-1.5 साल 2 साल ये बात चली, मैंने नोटिस किया जहां मैं जा रहा हूँ लोग हट रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्यार किस फिल्म के जरिए मिला? नाउ दैट यू पुट इट लाइक दैट, आई थिंक कि भाई ये गजनी देखकर लोग भाग जाते थे। आई थिंक तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, पीके। पीके बच्चों को बहुत पसंद आई है, किड्स लव पीके। आई थिंक दंगल फिल्म गॉट अ लॉट ऑफ लव। छोरियां छोरों से, हमारी छोरियां चोरों से कम है के जी, कम है के। एक्टर अच्छा लगता है आपको? मतलब मुझे हमेशा लगता है कि आप एक्टर हैं, आप एक परफॉर्मर हैं, आपको ऑडियंस को बांध के रखने में अच्छा लगता है, तो वो आपको पसंद है, या किसी और का शो, एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई सिर्फ प्रोडक्शंस आपका? नहीं, प्रोडक्शन में अपना एक अलग मजा है, और हालांकि मैं एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन में भी मुझे मजा आता है कि देखिए हर फिल्म तो मैं नहीं कर सकता। अब जैसे लापता लेडीज की कहानी जब मेरे पास आई तो मुझे इतनी पसंद आई, वो कहानी इतनी पसंद आई, तो मैंने किरण को कहा, किरण आपको ये बनानी चाहिए, और हमने फिर वो फिल्म प्रोड्यूस की और इतनी अच्छी बनी, किरण ने कितनी कमाल की फिल्म बनाई। तो मुझे लगता है कि हर फिल्म में तो मैं, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है जो एज एन एक्टर होता है, उतना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट एज ए प्रोड्यूसर होता है। एक्टर्स की वो भी choice मेरी में पूरी मेरी फिल्म होती है। एक्टर्स का चॉइस भी, all decisions are taken, मतलब I get involved in every decision. रवि किशन फॉर वो इंस्पेक्टर। Yes, Ravi Kishan also. In fact, I was the person who suggested Ravi Kishan to her. अच्छा, मैंने सजेस्ट किया था रवि किशन का नाम। मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम सब कुछ जीवंत हो रहा है उसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बनाई किरण ने। आमिर खान, चूंकि अब हम इस इंटरव्यू के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2-3 छोटे छोटे सवाल जिसका जवाब जानना चाहें। कोई मलाल जो आपके जीवन में रह गया हो? ओह नहीं, आई थिंक ऐसा कोई खास मलाल नहीं है। आई थिंक, और ऐसी भी बात नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत कमाल की कटी है और बहुत खुश कटी। मुझे मेरे हर इंसान की जिंदगी में, नहीं हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई थिंक जो भी मेरी जिंदगी रही है और कटी है, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर इट। आपकी फिल्म मेकिंग का लगभग 4 दशक यादों की बारात के बाद और फिर लगभग 30 इयर्स ऑफ एक्टिव सिनेमा, आप क्या वो एक मंत्र देंगे? एक मंत्र अगर कुछ है ऐसा न्यू कमर्स के लिए। Believe in yourself and follow your heart. And one more thing I would say, because इंसान को प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए उसके साथ साथ, कि don't ever compromise on your dreams, you know, but sometimes you have to compromise to achieve your dream. So you have to, वो बारीक फर्क आपको समझना चाहिए कि जब मुझे कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, लेकिन जो गोल मेरा ड्रीम है वो अचीव करने के लिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा ड्रीम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो फिर वो नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज होल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग टू योर ड्रीम्स। एक चीज़ जो ना करें? लोगों का दिल ना दुखाएं, बस मेरे लिए वो एक मंत्र है जो अम्मी से सीखा है मैंने। कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों का दिल ना दुखे। आई थिंक इसी नोट पर खत्म करते हैं इस इंटरव्यू को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजना। आई थिंक जो काइंडनेस की आप बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड नीड्स काइंडनेस अभी, कि हम दूसरों का दिल ना दुखाएं और कुछ ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले और सब खुश रहें। जो आपने फिल्म इंडस्ट्री में किया है, आपके बराबर कोई खड़ा नहीं है, इतनी बात की गारंटी हम सब यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमिर खान साहब, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजना। इसमें आपको आपके नेक्स्ट ईयर का जो भी एजेंडा है, एक साल में जो आपका एजेंडा आपने सेट किया हो कि मुझे ये करना है,
नेक्स्ट ईयर एजेंडा आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, जो वहाँ पर लिख कर आएगा।